जी ठीक है। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। ये टॉपिक इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर बोथ दी सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू। ठीक है। जो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होता है, इट कम्स इन बोथ दी एग्जाम्स, वेदर इट्स इंग्लिश एग्जाम और इट्स उर्दू एग्जाम। इट विल कम इन बोथ दी पेपर्स, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन एज वेल। अगर आप इसका आज का लेक्चर बड़े ध्यान से समझ लें तो ये कॉम्प्रिहेंशन का सवाल इट्स वेरी इजी। ठीक है। और इट कैरीज सिग्निफिकेंट मार्क्स एज वेल इन द पेपर। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो कैडेट कॉलेज हस्तम नाम का पेपर होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ 200 मार्क्स इन टोटल, जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स होते हैं: इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, इस्लामियात और जनरल साइंस। ऑल दीज 5 सब्जेक्ट्स कंप्राइज ऑफ 200 मार्क्स। अब इसके अंदर दो क्वेश्चंस होते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, वन फ्रॉम द इंग्लिश सब्जेक्ट एंड वन इन द उर्दू सब्जेक्ट। और ये दोनों क्वेश्चंस दे ईच कैरी 10 मार्क्स, और समटाइम्स दे इवन कैरी 12 मार्क्स। सो इन टोटल इट बिकम्स 24 मार्क्स और 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स इनके ही हो जाते हैं। एंड इट्स अ वेरी सॉफ्ट टारगेट कि अगर आप इस कॉम्प्रिहेंशन की चीज को आराम आराम से समझ लें तो आपके लिए बड़ी इजी है कि आप इसके अंदर फुल मार्क्स स्कोर कर लें। ठीक है। क्यों? द रीजन इज कि इसमें आपने कोई चीज याद नहीं करके जानी। यू जस्ट हैव टू लर्न द ट्रिक ऑफ डूइंग दिस कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। आपने यू जस्ट हैव टू लर्न दैट हाउ यू कैन डू दिस कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन इन द बेस्ट पॉसिबल मेथड, और वही आपने भी पेपर के अंदर रिप्लाई करते हुए आंसर करना है। तो इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, या कोई चीज याद करने वाली नहीं है। जैसे इंग्लिश के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, यू हैव टू मेमोराइज प्लेंटी ऑफ देम टू स्कोर गुड इन द एग्जाम। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन का ये है कि इट्स जस्ट अ ट्रिक दैट यू हैव टू लर्न एंड द स्किल दैट यू हैव टू डेवलप विद प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस कर करके यू हैव टू डेवलप दैट स्किल, और उस स्किल से आप यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है। तो टोटल पेपर होगा 200 मार्क्स का, जिसमें इंग्लिश भी होगा, उर्दू भी, मैथ्स भी, जनरल साइंस भी, 5 सब्जेक्ट्स हैं, और इस्लामियात भी। तो टोटल मिला के 200 मार्क्स है, और सिर्फ इस कॉम्प्रिहेंशन के सवाल के 24 मार्क्स या 20 मार्क्स होंगे। सो इट comprises ऑफ अ वेरी सिग्निफिकेंट चंक ऑफ मार्क्स। ठीक है। तो अगर आपने इसके अंदर स्कोर कर लिया, एंड इट्स वेरी इंटेग्रल एज वेल, कि इसके अंदर आप स्कोर ना कर सके तो आप भूल जाएं कि आप मेरिट लिस्ट के अंदर आते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो अच्छे बच्चे हैं ना, वो जो ब्राइट बच्चे जिन्होंने जिनका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आना है, उन्होंने इसके अंदर फुल मार्क्स ही स्कोर करने हैं। ठीक है। और ये इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। अब इसमें दो चीजें होती हैं जो आपने ध्यान से समझनी है। एक तो चीज ये होती है कि क्वेश्चन होता है, नॉर्मली हर बच्चे के जहन में सवाल आता है। इसमें करते वो ये है कि दे विल गिव यू अ पैराग्राफ कंप्राइजिंग ऑफ 7 to 8 लाइन्स, और बिहाइंड बीनीथ दैट पैराग्राफ दे विल गिव यू 5-6 क्वेश्चंस, और आपने उन सवालों के जवाब देने होंगे फ्रॉम दैट पैराग्राफ। ठीक है। वो पैराग्राफ आपने पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। उस पैराग्राफ के नीचे सवालात गिवन होंगे, एंड यू विल हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। अब इसके रिलेशन में एक कॉमन सवाल जो बच्चों के जहन में आता है वो ये होता है कि क्या हमने पैराग्राफ में से पढ़ के रिप्रोड्यूस करने आंसर्स, या हमने आंसर्स अपने अल्फाज में लिखने हैं। तो इसमें जो हम रिकमेंडेड अप्रोच होती है वो होती है कि आपने आंसर्स अपने अल्फाज में लिखने हैं। लेकिन उसका यह मतलब नहीं होता कि आपने पूरा का पूरा आंसर अपने वर्ड्स में फ्रेज करने बैठ जाए, नहीं। आपने बस थोड़े से वर्ड्स यूज करने होते हैं जस्ट टू रिलेट योर आंसर विद द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, आपने क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफिक चीज पूछी है कि ए और बी ने इस सिचुएशन में क्या डिसाइड किया। तो आपने वहां से पैराग्राफ में जो रेलिवेंट लाइन है उसको अपने क्वेश्चन से रिलेट करना है कि ए और बी ने इस सिचुएशन में ये डिसाइड किया। ठीक है। आपने सिंपली वो स्टेटमेंट नहीं लिख देनी, आपने क्वेश्चन से रिलेट करना है कि ए और बी ने जब ये सिचुएशन अराइज हुई तो इस सिचुएशन के अंदर ये डिसाइड किया। ठीक है। जो डिसीजन है स्टेट में, आपने डिसीजन पे नहीं चले जाना, आपने पहले ये प्रीसीडिंग लाइन लास्ट में लिखनी है। सो दिस इज द की कि आपने उसको सिंपली रिप्रोड्यूस नहीं कर देना, आपने उसकी कवर लाइन एक बनानी है। कवर लाइन आपने खुद से लिखनी है जस्ट टू लिंक दैट स्टेटमेंट विद द क्वेश्चन। तो ये चीज पहली हो गई। ठीक है। और इसके बाद अब आपकी चीजें आती हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं भी समझ आ रही ना, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर आपको नहीं भी समझ आ रही, तो फिर इन दैट केस आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं पेपर से, जो क्वेश्चन जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है वही चीज रिप्रोड्यूस कर दे। ठीक है। सो दिस इज इट। मतलब फर्स्ट थिंग कि इट कैरीज वेरी सिग्निफिकेंट मार्क्स, सो यू शुड बी गिविंग प्रॉपर अटेंशन टू दिस टॉपिक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। बात अगर बच्चे कहते हैं कि यार ये कॉम्प्रिहेंशन तो बड़ा आसान है, पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ में क्वेश्चंस दिए होंगे तो ये मैं पेपर में जाके देख लूंगा, इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसकी प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप इसमें बेहतर होते जाएंगे।
अभी हम जैसे आज क्लास में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करें। ऐसे भी टाइम टू टाइम आप हम इसके जो जैसे आज भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, हर महीने में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, आस्ता आस्ता उसको डिफिकल्टी लेवल इनहेंस करते जाएंगे। जैसे आज एक्सरसाइज थोड़ा सिंपल होगी, इन द कमिंग मंथ जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बहुत सारा डिफिकल्ट होगी। तो आस्ते आस्ता आस्ता हम इसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते जाएंगे, ताकि आप इवेंचुअली उस लेवल पे पहुंच जाए जिस लेवल का एग्जाम पेपर के अंदर आता है। ठीक है। तो इसमें आपने बड़ी तवज्जो देनी है, फॉर द रीजन कि इट कैरी सिग्निफिकेंट मार्क्स और इट्स एन इजी टारगेट। इसके अंदर आप इजीली मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता इसमें स्कोर ना कर सके तो फिर भूल जाए, फिर आप मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है। अब इसके अंदर हम थोड़ी स्लाइड्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो ट्रिक क्या होती है, क्या आपने चीज मैकेनिज्म आप फॉलो कर सकते हैं उसको आंसर करने में। क्योंकि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। जो कंपटीशन एग्जाम होता है इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशल। रीजन बीइंग कि यू विल हैव 3 hours टाइम, 180 minutes, और 180 minutes के अंदर यू विल हैव टू सॉल्व 5 papers. In your normal school exams you get 3 hours to solve only one paper, but in the competition exam of Cadet College Hasnabdal you will have 3 hours equivalent to 180 minutes to solve 5 papers of English, Urdu, Maths, Islamic, General Science. तो आपका टाइम बड़ा कैलकुलेटेड होगा। यू विल हैव फिक्स टाइम लिमिट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, और फिर इंग्लिश के अंदर भी आपके पास जो जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है वो भी बड़ा फिक्स होगा। जैसे अभी हम जब कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करेंगे तो हम आपको टाइम देंगे तकरीबन 15 मिनट्स के, 15 मिनट्स में आपने ये करना है। फिर आस्ता आस्ता विद टाइम हम आपका टाइम कम करते जाएंगे, एंड वी विल रिड्यूस यू टू 8 to 10 मिनट्स कि आप यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन विद इन अ टाइम लिमिट ऑफ 8 to 10 मिनट्स। ठीक है। 20 मिनट या आधे घंटे लगाकर तो ये सवाल कोई भी कर ले, मतलब वो आप 15 मिनट लगा दें पैराग्राफ पढ़ने में, फिर 5 मिनट लगा दें क्वेश्चन पढ़ने में, फिर 10 मिनट लगा दें सॉल्व करने में, तो आधे घंटे में तो ये सवाल कोई भी कर ले। लेकिन आधे घंटे में आपने करना नहीं है। अगर आधे घंटे में आप करेंगे तो यू देन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन at the cost at the cost of compromising your remaining question in your remaining subjects। क्योंकि अगर आप आधा घंटा इसको दे देंगे तो आपने पूरे के पूरे इंग्लिश एग्जाम को अपने 40 से 45 मिनट्स देने हैं। तो अगर आप आधा घंटा इसको दे देंगे तो बाकी सारा पेपर आपका इंग्लिश का कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है। तो फिर यू विल बी वर्स ऑफ, आपकी जो बाकी चीजें आती होंगी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। जैसे इंग्लिश में ऐसे भी आएगा, टेंसेस का सवाल भी आएगा, पैसिव वॉइस भी आएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आएंगे, सारी चीजें आएंगी। तो उन सब का टाइम आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सो आपने हर सवाल को उसका जो सुटेबल टाइम है वही देना है। और वो आप कैसे दे सकते हैं, आप कॉम्प्रिहेंशन की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, हम भी करेंगे। और जो ब्राइट बच्चे होते हैं वो ये करते हैं कि वो खुद से पैराग्राफ सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर। देयर आर प्लेंटी ऑफ पैराग्राफ गिवन ऑन द इंटरनेट। आप इंटरनेट से निकालें तो पैराग्राफ्स को सॉल्व करना शुरू करें, उर्दू के भी सॉल्व करें और इंग्लिश के भी सॉल्व करें, दोनों सॉल्व करें, ताकि आपने उसके प्रैक्टिस डेवलप हो जाए, स्किल डेवलप हो जाए, ताकि वो आप इवेंचुअली 8 से 10 मिनट के अंदर वो पूरा का पूरा पैराग्राफ सॉल्व कर लें। ठीक है। अभी मैं आप लोगों के साथ अपनी नोट्स जो हैं वो शेयर कर रहा हूँ रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। अब इसके अंदर दो अप्रोचेस होती हैं कॉम्प्रिहेंशन का सवाल करने की, दोनों अप्रोचेस मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, और इट विल बी एन ऑप्शन फॉर यू गाइज कि आपको उनमें से कौन सी अप्रोच बेहतर लगती है। मुझे पर्सनली जो फर्स्ट अप्रोच है वो बेहतर लगती है। मुझे लगता है कि उससे मैं ज्यादा जल्दी सवाल अटेम्प्ट कर लेता हूँ, तो आई फॉलो द फर्स्ट अप्रोच। लेकिन ऑब्वियसली इट इज टोटली योर डिसीजन कि आपने कौन सी आपको बेहतर लगती है। आप वन भी कर सकते हैं या टू भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग अप्रोच नंबर वन करते हैं, काफी लोग अप्रोच नंबर टू करते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कौन सी बेहतर लगती है। लेकिन जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है वो होती है अप्रोच नंबर वन, और मैं खुद भी यही यूज करता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि है क्या। फर्स्ट अप्रोच है रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन स्टार्ट रीडिंग द पैराग्राफ। इसमें मैं क्या करता हूँ कि अब मुझे पैराग्राफ केवल है, 8 लाइनों का पैराग्राफ है और नीचे 5 क्वेश्चन है। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उन क्वेश्चन से मुझे आइडिया हो जाता है कि व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग इन द क्वेश्चन। फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली पैराग्राफ पढ़ना शुरू करता हूँ। फिर मैं पैराग्राफ जब पढ़ना शुरू करता हूँ तो मुझे जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, मैं उसके ऊपर पेंसिल से मार्क कर देता हूँ, 1 मार्क कर देता हूँ। फिर मैं आगे पैराग्राफ पढ़ता हूँ, मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिलता है तो मैं नंबर 2 मार्क कर लेता हूँ। फिर नंबर 3 का मिलता है तो नंबर 3 मार्क है। तो इस तरह मैं करता हूँ कि सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस पढ़ लिए और फिर मैं पैराग्राफ पढ़ना शुरू करता हूँ, और पैराग्राफ में जहां जहां मुझे आंसर मिलना शुरू होता है मैं उसके ऊपर मार्क कर देता हूँ। ऑब्वियसली इंसान का दिमाग लिमिटेड है। पहली दफा आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, हो सकता है आपके दिमाग में सारे क्वेश्चंस ना भी बैठे, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि 5 के 5 क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे। तो अगर इट हैपेंस तो यू कैन इवन री रीड द क्वेश्चंस एज वेल।
अब अप्रोच नंबर 2 के ऊपर आते हैं। अप्रोच नंबर 2 ये है कि रीड द पैराग्राफ फर्स्ट एंड देन रीड द क्वेश्चन। इसमें ये करते हैं कि सबसे पहले आप पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और फिर आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसका मुझे ड्रॉबैक ये लगता है, सेकंड अप्रोच का ड्रॉबैक ये होता है कि सबसे पहले आप पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, 7 से 8 लाइनों का पैराग्राफ होता है, वो पैराग्राफ आपके दिमाग में नहीं बैठता। फिर आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं। फिर जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो फिर आपको स्ट्रेट अवे उनके आंसर्स नहीं मिल रहे होते, फिर आपको आंसर्स ढूंढने के लिए एक और दफा पैराग्राफ पढ़ना पड़ जाता है। तो इस सिनेरियो के अंदर बहुत अगर आपको 2 दफा पैराग्राफ पढ़ना पड़ जाता है, तो जिसकी वजह से टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। और इसीलिए मैं अप्रोच नंबर 2 पर्सनली रिकमेंड नहीं करता। कि जब अप्रोच नंबर 2 में आप ये करेंगे, पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे, कुछ के नहीं मिलेंगे, तो जिनके नहीं मिलेंगे उनके लिए आपको पैराग्राफ दोबारा पढ़ना पड़ जाएगा और इट विल कॉस्ट यू एक्स्ट्रा टाइम। इसकी वजह से मैं पहली अप्रोच सजेस्ट करता हूँ। पहली अप्रोच में क्या होता है कि आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर देते हैं, और पैराग्राफ में जैसे जैसे आपको आंसर्स मिलते जाते हैं आप उसको मार्क कर देते हैं। ठीक है। और तीसरी होती है स्किम एंड स्कैम। स्किम एंड स्कैम एक अप्रोच होती है। इसके अंदर ये होता है कि आपने पैराग्राफ बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना। देयर इज अ पर्पस ऑफ इट। पर्पस क्या है कि आपने उसके आंसर्स ढूंढने हैं। बाज़ औक़ात पैराग्राफ के अंदर कुछ मुश्किल वर्ड्स भी यूज होते हैं। आपने ये नहीं कि आप पैराग्राफ बार बार पढ़े जाए, आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपने उसका मतलब समझने के लिए आप पैराग्राफ को 4 4 5 5 दफा पढ़ लें, नहीं। आपने ये नहीं करना। ये आप करेंगे, आप इस चीज के अंदर पढ़ जाएंगे तो आपका एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। आपने स्किम एंड स्कैम करना है कि आपने पैराग्राफ पढ़ना है और आपको जहां जहां अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं वो तलाश करके आपने लिखना शुरू कर देना है। ठीक है। ये आपने फॉलो करना है स्किम एंड स्कैम जो होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी सवाल आ गया जिसको आपको ना सवाल की समझ आ रही है ना उसके आंसर की समझ आ रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि यही आंसर है इसका, तो आपने बस उसको वहां पे रिप्रोड्यूस कर देना है। ठीक है। दिस इज स्किम एंड स्कैम। आपको अगर समझ नहीं भी आ रही फिर भी आपने लिख देना है। और हर चीज को समझने में ज्यादा देर भी नहीं लगानी, क्योंकि समझने में इट विल टेक एक्स्ट्रा टाइम। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप लोगों के पास टाइम सिर्फ 8 से 10 मिनट ही होंगे। जो नंबर नंबर फोर्थ पॉइंट है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये जो आपकी एज पे जो पैराग्राफ्स आते हैं इनके आंसर्स इन सीक्वेंस ही गिवन होते हैं। वो एक्सेप्शनल है कि एक दो दफा ऐसे हुआ था कि आंसर्स इन सीक्वेंस नहीं थे। अदरवाइज मोस्टली आंसर्स जो होते हैं वो सीक्वेंस में ही गिवन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए ना, फिर आप पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे। पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले जो फर्स्ट फर्स्ट 2 लाइंस के अंदर आपको पहला क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, फिर थर्ड फोर्थ लाइन में आपको सेकंड का आंसर मिल जाएगा। इस तरह आपको सीक्वेंस में आंसर मिलते जाएंगे, जंबल्ड अप नहीं होंगे। ऐसे नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पहली लाइन में होगा और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आखिरी लाइन में जाके होगा। ऐसे नहीं होगा। आपको मोस्ट लाइकली जो आंसर्स होंगे वो सीक्वेंस के अंदर ही आएंगे। ठीक है। सो दिस इज द अप्रोच फॉर सॉल्विंग द comprehension question. It's very basic, very easy, and it's the question that I suggest you guys to target in the exam to score the maximum marks. ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं I would suggest कि do as much practice as you can. You will find plenty of exercises on the internet. Find those exercises, download them, save them with yourself, and practice them as much possible as you can. ठीक है। प्रैक्टिस करें जितनी ज्यादा कर सकते हैं। Make sure that you develop a habit of solving the comprehension question within 8 to 10 minutes. ठीक है। वो जैसे आप उर्दू में कहते हैं ना कि ये सवाल एग्जाम के अंदर जो सबसे आसान सवाल होता है जिसको हलवा सवाल कहते हैं, तो ये हलवा सवाल होता है कि इसके अंदर आपको जवाब उन्होंने खुद दिया होता है पैराग्राफ के अंदर। आपने उस जवाब को बस लोकेट करके नीचे रिप्रोड्यूस करना है। लेकिन इसका जो की है, द की टू सॉल्विंग इट, कि आपने विद इन टाइम लिमिट सॉल्व करना है। वैसे मैंने आपको बताया कि आधा घंटा में किसी भी बच्चे को दूं वो ये सवाल सॉल्व करके उसमें फुल मार्क्स ले ले, लेकिन आपने फुल मार्क्स लेने हैं while being able to solve this question within 8 to 10 minutes। ठीक है। और बाकी मैंने आपको 2 अप्रोचेस बता दिए हैं। एक अप्रोच में पैराग्राफ फर्स्ट पढ़ते हैं और एक अप्रोच में क्वेश्चंस फर्स्ट पढ़ते हैं। जो मेरी रिकमेंडेड अप्रोच है वो ये है कि आप क्वेश्चंस पहले पढ़ें। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है स्किम एंड स्कैम की। और तीसरी चीज होती है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, आंसर इसमें सीक्वेंस में ही गिवन होते हैं। ठीक है। सो और पांचवी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कोशिश करना है आंसर अपने वर्ड में लिखने हैं। अगर वर्ड के सिनेरियो आपसे नहीं बन रहा तो फिर आपने उसको रिप्रोड्यूस कर देना, लेकिन कोशिश करना है अपने वर्ड्स में। और अपने वर्ड्स में लिखने का तरीका क्या है कि आपने उसका एक कवरिंग सेंटेंस लिख देना। बाकी सारा आपने पैराग्राफ से उठा के छापा लगाना है, लेकिन उसका एक कवरिंग सेंटेंस लिख देना है टू रिलेट दैट क्वेश्चन विद द क्वेश्चन। तो रिलेट दैट आंसर विद द क्वेश्चन आपने कवरिंग सेंटेंस लगा देना। ठीक है। तो दीज आर द नोट्स एंड गाइडेंस एंड लेक्चर फ्रॉम अस रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, उर्दू में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, और अभी हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे।
अभी कोई सवाल है जिस बच्चे का रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन? मोस्ट लाइकली आप में से मेजोरिटी बच्चे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी ये स्कूल्स के अंदर ये कॉम्प्रिहेंशन का सवाल किया होगा, तो आप लोग को मसला नहीं होगा। लेकिन स्टिल नेवरदलेस किसी का कोई सवाल है रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन तो वो मेरे से भी पूछ ले। प्लीज रेज अप योर हैंड्स और मेरे से क्वेश्चन पूछ ले। जी मोहम्मद अफजान, आप बताएं कि आप कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे? आप पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे या पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे? तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर पैराग्राफ और पैराग्राफ पढ़ूंगा। ठीक है। अब्दुल्ला अमजद, आप कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे? सर मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ूंगा और उसके बाद पैराग्राफ पढ़ूंगा। ठीक है। जी जीशान उस्मान, आप कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे? सर मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर पैराग्राफ पढ़ूंगा। ठीक है। ठीक है, किसी का सवाल है रिगार्डिंग दिस सर क्वेश्चन ऑफ मेरा सवाल कॉम्प्रिहेंशन? है। जी पूछे। सर बाज़ औक़ात बच्चे इस तरह करते हैं सर कि एक क्वेश्चन पढ़ा फिर पैराग्राफ देखा फिर उसका पहले क्वेश्चन सॉल्व किया फिर दूसरा पैराग्राफ देखा फिर उसका क्वेश्चन। इस तरह भी ठीक रह सकता सर? ये इस तरह ठीक रह सकता है, इस तरह ठीक रह सकता है, लेकिन लेकिन इसमें गलती का इम्कान होता है, ठीक है? तो मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि पहले क्वेश्चन पढ़ ले, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर दे। पैराग्राफ आपने पढ़ लिया तो जहां पे आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया उसके ऊपर आप पेंसिल से वन लिख दे। जहां सेकंड का मिला वहां पे सेकंड लिख दे, वहां थर्ड का मिला जहाँ थर्ड लिख दे, और जहां फोर्थ हाँ का मिला वहां फोर्थ लिख दे, ठीक है? और फिर जब वंस ठीक। यू हैव फाउंड ऑल द आंसर्स देन स्टार्ट राइटिंग इट। क्योंकि बाजू का ये होता है कि क्वेश्चन नंबर वन में कोई एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको थर्ड लाइन में जाके मिलती है। तो अगर आपने पहली दो लाइनें पढ़ के क्वेश्चन नंबर वन का आंसर लिख दिया तो जो इन्फॉर्मेशन थर्ड लाइन में गिवन है वो स्किप हो जाएगी। तो इसमें मैं सजेस्ट ये करता हूँ, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सजेशन है जो हर बच्चे ने याद रखनी है, कि आपने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लिखनी है आंसर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जिस क्वेश्चन से रिगार्डिंग पैराग्राफ के अंदर चार बातें लिखी हुई हैं, तो आपने चार बातें पूरी की पूरी लिखनी है। आपने ये नहीं कह सकते कि आप दो बातें लिखेंगे। अगर आप दो बातें लिखेंगे तो आपको तीन में से एक नंबर या दो मार्क्स मिलेंगे। तो देख, ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपने फुल मार्क्स स्कोर करना है। तो आपने इंश्योर करना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे लिंक जितनी भी इंफॉर्मेशन है पैराग्राफ के अंदर वो आपने सारी लिख देनी है। घबराना नहीं है कि मैं कोई एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन लिख दूंगा। एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन लिखने के मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आप कम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो उसके मार्क्स कटेंगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर एवरीवन, कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन से लिंक्ड जितनी भी इंफॉर्मेशन है पैराग्राफ के अंदर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपने उस आंसर के अंदर लिखनी है। आपने आधा जवाब नहीं लिखना कि आपने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दो बातें लिखनी है तो इससे मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, उससे आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे। जी मोमिन शिराज, क्या सवाल है आपका? सर व्हाट इज कवरिंग सेंटेंस मीन? कवरिंग सेंटेंस ये हुआ जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपसे सवाल उसके अंदर आया है कि ए और बी ने सिचुएशन जी के अंदर क्या किया, ठीक है? अब वो पैराग्राफ में लिखा होगा कि उन्होंने क्या किया। आप स्ट्रेट अवे यहाँ पर ये चीज लिख देंगे कि उन्होंने क्या किया। नहीं, स्ट्रेट अवे ये नहीं लिखनी है। आपने लिखना है कि ए और बी ने जब सिचुएशन जी अराइज हुई तो उसके अंदर ये किया। तो कवरिंग सेंटेंस लाजमी लिखना है। तो कवरिंग सेंटेंस लिखने का मतलब ये होता है कि इससे एग्जामिनर को इंप्रेशन ये होता है कि आपने सवाल का आंसर अपने वर्ड्स में लिखा है। हालांकि आप जो जो उन्होंने काम किया वो आपने एग्जैक्टली पैराग्राफ में जो कॉपी पेस्ट किया होता है, लेकिन आपने बस क्वेश्चन कवरिंग सेंटेंस लिख दिया। उस कवरिंग सेंटेंस से एग्जामिनर को ये लगता है कि आपने सेंटेंस का जो आंसर है क्वेश्चन का वो अपने वर्ड्स में रिफ्रेज किया है। जी मोहम्मद अफजान, क्या सवाल है आपका? तो मेरे एक क्वेश्चन है कि जैसे हमारे कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास एक क्वेश्चन है और उसके फाइव ये 3 मार्क्स है। तो हमें 3 लाइन्स लिखनी है या फिर हम उससे ज्यादा लिखें? यार लाजमी नहीं होता, बाज़ औक़ात सवाल होता है उसका आंसर छोटा होता है, बाज़ औक़ात सवाल होता है उसका आंसर लंबा होता है। तो मैंने आपको सजेस्ट ये की है कि उस सवाल से रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन पैराग्राफ के अंदर गिवन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है, रिगार्डलेस ऑफ द मार्क्स इट कैरीज। अगर वो एक मार्क्स भी कैरी करता है तब भी आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन पैराग्राफ के अंदर गिवन है वो सारी की सारी लिखनी है। हो सकता है ऐसे हो कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन उसके 3 मार्क्स हो, लेकिन जो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हो वो सिर्फ एक ही लाइन की हो, तो फिर आपने वो एक ही लाइन ही लिख लिख सकते हैं, आप उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। लेकिन डरना नहीं है। बहुत बार बच्चे डरते हैं कि यार मैं एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन लिख दूंगा वो एग्जामिनर समझेगा मैंने इररेलेवेंट लिखी हुई है और मेरे मार्क्स काट जाएगा। नहीं, इररेलेवेंट एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन से नहीं डरना। आपने जितनी मैक्सिमम चीजें डाल सकते हैं वो डालनी है उसके अंदर। जी अब्दुल भाई, क्या सवाल है आपका?
सर जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं सर वो पैराग्राफ के रिलेटेड ही हम खुद से आंसर लिख सकते हैं। नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर पैराग्राफ में कुछ और चीज लिखी हुई है और आप फर्क खुद खुद से कोई फर्क चीज नहीं लिख सकते, आपने आंसर पैराग्राफ में से ही देना होता है। तो द एंटायर पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज कॉम्प्रिहेंशन, कि हाउ यू रीड द पैराग्राफ एंड हाउ यू कॉम्प्रिहेंड दैट। वो आपसे नहीं पूछ रहे कि आपका व्यू पॉइंट क्या है, वो आपसे पैराग्राफ से लिख में पूछ रहे हैं कि पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। नो सर, सर अगर उसमें आंसर हो और अगर उसको हम थोड़ा चेंज कर लें और फिर लिख लें। हाँ, चेंज और कर सकते हैं। चेंज करने का मसला ये होता है कि बाज़ औक़ात बच्चे चेंज करने में ना खुद से चीज गलत लिख देते हैं या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं। तो जस्ट टू अवॉइड दैट ग्रामेटिकल मिस्टेक, हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपके पैराग्राफ से कॉपी पेस्ट कर लें, बस कवर लाइन अपने से डाल दें। लेकिन इफ़ यू आर श्योर एंड यू आर कंफर्टेबल कि आप अपने अल्फाज में ठीक लिख सकते हैं, तो फिर इन दैट केस आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। रिकमेंडेड अप्रोच तो यही होती है कि आपने अपने अल्फाज में लिखना है, लेकिन हमें डर ये होता है कि जब आप अपने अल्फाज में लिखना शुरू करेंगे तो आप गलतियां करेंगे, क्योंकि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती। आप लोग टेंसेस की मिस्टेक्स करते हैं, आप लोग ग्रामर की मिस्टेक्स करते हैं। तो अवॉइड दैट सिचुएशन हम ये रिकमेंड करते हैं, ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक कवर लाइन लिखते हैं और कवर लाइन लिख के जो आंसर है वो पैराग्राफ से कॉपी पेस्ट ही कर लें। जी, हमजा खान, क्या सवाल है आपका? सर ये कवरेज सेंटेंस की समझ नहीं आ रही। कवर सेंटेंस का मैं आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने आपसे सवाल में पूछा है कि ए और बी ने एक सिचुएशन अगर हुई और उस सिचुएशन के अंदर क्या किया। तो पैराग्राफ में दिया हुआ है कि उन्होंने क्या किया। तो आपने स्ट्रेट अवे ये नहीं लिख देना कि उन्होंने क्या किया उस सिचुएशन के अंदर, आपने लिख देना कि ए और बी ने जब ये सिचुएशन अराइज हुई तो उस सिचुएशन के अंदर ये किया। अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको उसका बेहतर आइडिया हो जाएगा। जी, ओके सर। अजलान उस्मान, क्या सवाल है आपका? सर मेरे सर दो क्वेश्चन है। अगर सर जैसे अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन में, और अगर हम लोग उस पे 2 लाइन्स लिख दें तो सर उसके मार्क्स फिर भी पूरे मिलेंगे। और अगर सर हम पूरे लोग मिलेंगे अगर आपने पैसेज के अंदर ना जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपने लिख दी है, चाहे वो 2 लाइंस के अंदर भी आ रही है, तो आपको मार्क्स आपको फुली मिलेंगे। सर अगर हम लोग कवरेज कवरेज सेंटेंस ना लिखे आंसर देते हुए तब मार्क्स कटेंगे। मतलब आपने अपने वर्ड्स के अंदर लिखना है, तो अपने वर्ड्स के अंदर आपने लिखना है। अगर वो ना भी लिखे कवर सेंटेंस तो अपने वर्ड्स में लिख दिया तो बस ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जी, अब्दुल हनान, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि हमने वहाँ पे पैराग्राफ में कट करके मतलब कि कुछ ही अपने अल्फाज में लिखना हो तो वहाँ पे क्या कहते हैं, निशान लगाएंगे कि नीचे पेपर में भी राइट करेंगे? नीचे पेपर में राइट करना है आपने, पूरा आंसर नीचे पेपर के अंदर आपने लिखना है। आपको जगह दी होगी, क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन के नीचे 3 लाइनें दी होंगी, उन 3 लाइनों में आपने आंसर लिखना है उसका। ऑब्जेक्टिव में आएगा ये? एक ही पेपर होता है, उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अलग अलग नहीं होता। ओके। मैं आपको भी पेपर दिखा भी देता हूँ। जी, मोहम्मद अहमद, क्या सवाल है आपका? मोहम्मद अहमद, यू हैव अ क्वेश्चन?